अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर एमसीक्यू सीरीज़। ये एमसीक्यूज़ आपको जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, खासकर जेके पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। फिलहाल ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। पहले हमने पोर्शन उठाया जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का, इसके बाद हम जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को उठाएंगे, देन उसके बाद हम इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट्स को उठाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कल वाली वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज फिर से हम 40 क्वेश्चन आपको जेके की हिस्ट्री से उठा लेंगे, मतलब आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री वाले पोर्शन से मैं आपको लगभग 500 से 600 एमसीक्यूज दूंगा, देन उसके बाद हम बाकी पोर्शंस पे चलेंगे। तो चलिए एक करके तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओवर विच लेक मुगल्स हैव बिल्ट 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स। ठीक, मुगल डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कश्मीर में काफ़ी टाइम तक रूल किया। उस टाइम उन्होंने जब वो कश्मीर में काफ़ी चीज़ें बनाई, काफ़ी पार्क्स बनाए, काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए। इसी के साथ साथ इन्होंने जो है वो 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स को भी बनाया है। श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, खासकर इन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया। अब इन्होंने यहाँ पे कहा कि 2 कौन से आर्टिफिशियल आइलैंड्स से, मतलब 2 आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स थे उसको उन्होंने किस वाली लेक पे बनाया। 4 ऑप्शंस आपके पास स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक आपका है मानसबल लेक, दूसरा आपका है डल लेक, तीसरा आपका है आंचार लेक और चौथा आपका है वुलर लेक। याद रखना, जो 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए थे वो थे आप लोगों के आंचार लेक पे। ठीक, सॉरी आंचार लेक नहीं, डल लेक पे। ठीक, डल लेक पे इन्होंने जो वो 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाया था। अब कौन कौन सा आर्टिफिशियल आइलैंड था वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वहां पे आपको पीडीएफ्स वगैरह सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द लास्ट बेस्टियंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, कल हमने कहा था कि फर्स्ट बेस्टियंस कौन थे। अब यहाँ पे इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में कहा कि लास्ट बेस्टियंस कौन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। एक आपका है बर्जहोम, दूसरा आपका है अखनूर, तीसरा आपका है कुंदलवन, चौथा ऑप्शन आपका है पंद्रथन। याद रखना, जो लास्ट बेस्टियंस था वो था यहाँ पे आप लोगों का अखनूर सेक्शन। ठीक, ये आपका लास्ट बेस्टियंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद रखना, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर जाता होगा, उसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कश्मीर में कहाँ पे हेल्ड किया गया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हमने कल पढ़ा था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किस डायनेस्टी के अंडर जो है वो, मतलब उस टाइम कौन रूल कर रहा था कश्मीर में जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड किया गया था। अब यहाँ पे इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की है। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में आपके पास ऑप्शन है विजयशवाड़ा, दूसरा ऑप्शन आपका है मांडा, तीसरा ऑप्शन आपका है कुंदलवन, चौथा ऑप्शन आपका है पंद्रथन। याद रखना, जो आपका 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था वो हेल्ड किया गया था कुंदलवन। ठीक, कुंदलवन यानी कि सी पार्ट जो आपका है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू विच हिंदू गॉड। ठीक, ममलेश्वर टेम्पल जो पहलगाम अनंतनाग में है वो डेडिकेट किया गया है किस हिंदू गॉड को। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका काली माता, ऑप्शन नंबर 2 आपका है वैष्णो देवी, ऑप्शन नंबर 3 आपका है शिवाजी या जिनको हम शिव जी कहते हैं, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका है कृष्ण जी। ठीक, याद रखना, जो आपका ममलेश्वर टेम्पल पहलगाम का है वो डेडिकेट किया गया है शिवाजी को। ठीक, जिनको हम शिव जी भी कहते हैं या शिवाजी को, दोनों एक ही बात है। तो सी पार्ट जो आपका है वो यहाँ पे आपको राइट आंसर रहने वाला है। शिवाजी को इन्होंने शिवाजी नहीं शिव जी कहते हैं, उनको ममलेश्वर टेम्पल जो डेडिकेट किया गया है जो कि पहलगाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हु इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट रूलर इन एंशिएंट टाइम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमंग द फॉलोइंग। अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि कौन सा एंशिएंट रूलर है। अमंग द फॉलोइंग यानी कि आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका है कुतुम्बी, दूसरा ऑप्शन आपका है दिवीरी 2, तीसरा ऑप्शन आपका है गोनांडा 1 और दूसरा ऑप्शन है आपका गोनांडा 2। याद रखना, जो ओल्डेस्ट रूलर है एंशिएंट टाइम के वो आपका है गोनांडा 1, जिनको जब कल्हन ने तरंग ने लिखी तो पहला रूलर जो था वो यही था, गोनांडा 1 या गोनांडा फर्स्ट जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने मेंशन किया था आफ्टर महाभारत। यानी कि जो लास्ट रूलर है, मतलब जो ओल्डेस्ट रूलर है वो आपका है सी पार्ट गोनांडा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द एंशिएंट टेक्स्ट विच कल्हन रेफर्स टू इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक, कल्हन ने राजतरंग ने लिखी। ठीक, अब राजतरंग ने उन्होंने लिखी, ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद से कल सो के उठे और सुबह राजतरंग ने लिखनी उन्होंने शुरू की। तो उस टाइम उन्होंने जब वो किसी न किसी बुक को देखा होगा, किसी न किसी बुक को कंसिडर किया होगा, तो इस बीच इन्होंने कौन सी एंशिएंट टेक्स्ट को जो है वो उन्होंने रेफर किया है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपका है यहाँ पे ए पार्ट, दूसरा पार्ट यहाँ पे आपका है, तीसरा पार्ट यहाँ पे आपका है और चौथा पार्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। याद रखना, कल्हन ने जो वो 3-4 बुक्स को काफ़ी बुक्स को रेफर किया था।
उसमें 4 बुक्स को कहा जाता था कि 4 बुक जो थी वो मेजर थी, उनमें से 3 बुक्स को जलाया गया था, डिस्ट्रॉय हो गई थी। 3 में से सिर्फ और सिर्फ 1 बुक यहाँ पे बची थी और उसी को यहाँ पे हम मान के चलते हैं, यानी कि जो हमारा नीलमत पुराना है उसको कहा जाता है एज एन एंशंट बुक, काफ़ी पुरानी बुक जो है वो उसको कहा जाता है नीलमत पुराना जो है, या जिसको हम नीलमता पुराना भी कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। इन्होंने सिर्फ नीलमता पुराना को ही कंसिडर नहीं किया था, बट इसको हम एज ए मेजर मानते हैं क्योंकि बाकी की जो बुक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, वो जलाई गई थी। ये वाला जो आपका है नीलमता पुराना, इसको कहा जाता है कि इसको माना जाता है एज एन एंशंट बुक। ठीक, जो राजतरंगिणी है उससे पहले इसको जो वो लाया गया था, ये इसको कल्हण ने जो वो कंसिडर किया था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला 2-3 बुक्स और भी थी, लेकिन उनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपका जब पेपर होगा, आप नीलमता पुराना ऑप्शन होगा, आप इसको टिक करके आ जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजतरंगिणी वाज रिटन इन। राजतरंगिणी जो कि कल्हण ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कश्मीर के पूरे जितने भी किंग्स कश्मीर जिन्होंने कश्मीर पर रूल किया सबके बारे में उन्होंने लिखा था। अब राजतरंगिणी उन्होंने जो लिखी थी वो कब लिखी थी उसमें, ठीक, वो डेट आपको पता होनी चाहिए और राजतरंगिणी के बारे में आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट और ये बेसिक सा क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन आपके पास है 1148 to 50 CE, दूसरा ऑप्शन है 1040 to 45 CE, तीसरा ऑप्शन आपका 944 to 47 CE और चौथा ऑप्शन आपका है 847 to 48 CE। याद रखना, जो राजतरंगिणी थी वो 1148 से लेके 1150 3 साल में जब और कल्हण ने लिखी थी। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी बुक लिखनी होगी वो 2 दिन में कोई लिख देगा। तो 1148 से लेके 1150 के बीच में जब वो राजतरंगिणी को कल्हण ने लिखा था। देन उसके बाद इनकी बहुत सारी ट्रांसलेशंस हुई, खासकर अगर हम ज़ैनुल आबिदीन की बात करेंगे, उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन काफ़ी जो लैंग्वेजेस में करवाई, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कल्हण हैज स्टार्टेड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत वार। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, एंड द फर्स्ट किंग मेंशन इट बाय हिम। जब कल्हण ने राजतरंगिणी लिखना स्टार्ट किया, किसके बाद? जस्ट आफ्टर महाभारत युद्ध जब हुई थी। अगर आपने महाभारत के बारे में पढ़ा होगा, जो एविल और गुड के बीच में वार हुई थी, तो खासकर जो हिंदूज हैं वो उनको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। तो जब कल्हण ने राजतरंगिणी स्टार्ट की आफ्टर महाभारत वार, तो पहला कौन सा बादशाह था जिसके बारे में कल्हण ने लिखा? जैसे मैंने अभी आपको बोला, अगर आपको याद होगा, पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आप ऑप्शंस को देखो। पहला ऑप्शन आपका है जारासंध, दूसरा ऑप्शन आपका है गोनांडा फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन आपका है दामोदर और चौथा ऑप्शन आपका है चंद्रदीप। याद रखना, फर्स्ट रूलर और वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूलर जो था वो यहाँ पे आपका था गोनांडा फर्स्ट। इसी को जो वो कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में पहले लिखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है। जब आप हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करोगे, जो आपकी राजतरंगिणी है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उनको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि जो आपका जेके पुलिस का पेपर रहने वाला है उसमें आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उसमें आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसी टाइप के, यानी कि कल्हण ने कब लिखी थी, किसने लिखी थी, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, कितने जो वो पार्ट्स में उसको लिखा गया था, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रूलर जो था, फर्स्ट किंग जो था, वो था आपका गोनांडा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु वाज फर्स्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी जो कश्मीर में थी, जिन्होंने काफी टाइम के लिए कश्मीर में रूल किया, तो पहला रूलर उनका कौन सा था, या जिसको हम फाउंडर भी कहेंगे। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। दुर्लभवर्धन है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका बालादित्य है, तीसरा ऑप्शन आपका प्रताप आदित्य है, चौथा ऑप्शन आपका चंद्रदीप या चंद्र आदित्य। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 में जो राइट आंसर आपका है, यानी कि जो फाउंडर है या जिनको हम कहते हैं फर्स्ट रूलर, वो आपका था दुर्लभवर्धन। ठीक, दुर्लभवर्धन जो थे वो फाउंडर और फर्स्ट रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के। ठीक, अब याद रखना, कारकोटा डायनेस्टी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना कि कारकोटा डायनेस्टी किस डायनेस्टी के बाद आई, यानी कि इन्होंने किस डायनेस्टी को हराया, तो ये आगे तो कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ह्यूनसंग द चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ठीक, ह्यूनसंग जो फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम थे जिन्होंने कश्मीर विजिट किया। कल वाले सीरीज में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि कब ये कश्मीर में आए थे और किस रीजन, उस टाइम कौन बादशाह था कश्मीर का, जब यहाँ पे जो ह्यूनसंग आपके थे वो यहाँ पे आए थे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दुर्लभवर्धन है, दूसरा ऑप्शन आपका है जयसिम्हा था, तीसरा ऑप्शन आपका अशोका, चौथा ऑप्शन आपका है ललित आदित्य था। ठीक, याद रखना, जो आपके ह्यूनसंग थे वो आए थे आपका दुर्लभवर्धन। ठीक, दुर्लभवर्धन जिसको हम कहते हैं, उन्हीं के राल में, यानी कि जो कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे, जब कारकोटा डायनेस्टी बनी तो उसके बाद ह्यूनसंग आए जो कि चाइनीज पिलग्रिम थे। इन्होंने कश्मीर के बारे में काफी कुछ लिखा है। जब आपकी कश्मीर के एंशिएंट बुक्स के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे आपको कल्हण के बाद ह्यूनसंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द राइटर ऑफ द बुक तवारीख डोगरा देश। ठीक, तवारीख डोगरा देश किसने लिखी थी? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब आप कश्मीर के बारे में पढ़ोगे बेसिक आपको पता होना चाहिए कश्मीर के बारे में, बुक्स राजतरंगिणी वगैरह और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। उसी तरह से जो तवारीख डोगरा देश है इसको किसने लिखा था? ऑप्शन आपके पास है, बीरबल कचरू है, दूसरा ऑप्शन आपका है दीवान कृपाराम, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मेहरचंद खन्ना, चौथा ऑप्शन है आपका नरसिंह दास नरगिस। ठीक, याद रखना जो आपकी तवारीख डोगरा देश है इसको लिखा था नरसिंह दास नरगिस। ठीक, नरसिंह दास नरगिस ने तवारीखी डोगरा देश को लिखा है। अगर जब हम जम्मू की बुक्स के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा बुक्स देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन कश्मीर की जब आप पढ़ लोगे बुक्स के बारे में वहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल तवारीखी डोगरा देश जो थी वो नरसिंह दास नरगिस ने यहाँ पे लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द बागे बहु फोर्ट रिमेन्स टू द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट आइकॉनिक ऑफ ऑल मोनूमेंटल मार्वल्स इन कश्मीर एंड वाज बिल्ट बाय। बागे फोर्ट जो है उसको कहा जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। जब आप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कश्मीर या जम्मू की पढ़ोगे वहाँ पे आपको बागे बहु के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप बागे बहु को किसने बनाया था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, बिल्कुल हलवा सा सवाल है, आसान सा सवाल है। राजा जाम्बू लोचन, उसके बाद राजा बाहु लोचन, जाम्बू लोचन नहीं, राजा बाहु लोचन। दारा शिकू है, तीसरा ऑप्शन आपका संपूर्ण सिंह है, चौथा ऑप्शन आपका मियाँ हाथू। याद रखना बाहु लोचन तो ऑब्वियसली बाहु फोर्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे राजा बाहु लोचन आपका यहाँ पे वो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर है। यानी कि राजा बाहु लोचन जो थे उन्होंने बागे बहु को यहाँ पे बिल्ड किया था। देन उसके बाद इसकी मतलब रिकंस्ट्रक्शन भी हुई, इसको जब वो फिर दोबारा से भी काफ़ी सारे इसमें चेंजेस वगैरह लाई गई। तो जब आप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पढ़ोगे तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू बाहु फोर्ट। ठीक, बागे बहु फोर्ट। ठीक, बागे बहु फोर्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, इट वाज बिल्ट बाय राजा बाहु लोचन। अभी हमने देखा बिल्कुल ये करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, इट इज बिलीव टू बी अप्रॉक्सिमेटली 3000 ईयर्स ओल्ड। जैसे अभी हमने देखा वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनूमेंट है, तो ऑब्वियसली 3000 साल पुराना इसको माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, इट वाज रिवैम्प्ड बाय द किंग ऑफ डोगरा डायनेस्टी। मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में बोला था कि डोगरा डायनेस्टी जो थे उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, काफ़ी सारी चेंजेस इसमें लाई, तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। तो जो लास्ट ऑप्शन जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ बिसाइड द रिवर झेलम, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। यानी कि ऊपर की जो 3 ऑप्शन हैं वो सही है, वो आपको पिछले वाले एमसीक्यू मैंने बोला, और जो चौथा ऑप्शन आपका है वो यहाँ पे गलत है, वो यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकरेक्ट इन्होंने बताया, तो क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से पढ़ना, जल्दबाजी में वहाँ पे गलत टिक मार के नहीं आना। अभी आपको यहाँ पे पता चला कि झेलम रिवर की मतलब झेलम रिवर के पास तो नहीं है बाहु फोर्ट, अब किस वाली रिवर के पास बाहु फोर्ट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेयर इज द 7 स्टोरीड बिल्डिंग दमदम कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स। ठीक, जो दमदम आपकी 7 स्टोरीड बिल्डिंग है उसको मुगल्स ने जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तोसा मैदान है, उसके बाद परी महल है, चौथा ऑप्शन आपके पास है संगे सफ़ेद वैली, लास्ट ऑप्शन आपका है नीलंग लेक। ठीक, याद रखना जो आप लोगों का दमदम है उसको कंस्ट्रक्ट कहाँ पे किया गया था, वो आपका है तोसा मैदान। यानी कि जो आपका पार्ट ए है वो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर रहने वाला। अगर कहीं पे कोई गलती हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर लेना। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है कहीं कहीं पे, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा हो जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना। बाकी आप जैसे मैंने आपको बोला, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, PDF वगैरह मिलते रहेंगे और जो भी अपडेट होगी वहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, The construction of Raghunath Temple in Jammu was started by which of the following ruler in the history of Jammu and Kashmir? रघुनाथ टेम्पल जो जम्मू का है उसको किस रूलर ने यहाँ पे फाउंड किया था? याद रखना जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट हमारी है या जम्मू जो हमारा है उसको कहा जाता है द सिटी ऑफ टेम्पल्स। ठीक, जो डोगरा डायनेस्टी है उन्होंने जम्मू में बहुत सारे टेम्पल्स को बनाया है, और इसमें जो इन्होंने कहा रघुनाथ टेम्पल को, तो रघुनाथ टेम्पल किस बादशाह ने बनाया, यानी कि किस यहाँ पे बनाया है रघुनाथ टेम्पल? ऑप्शन आपके पास है प्रताप सिंह है, हरी सिंह है, तीसरा ऑप्शन आपका है रंजीत सिंह है, चौथा ऑप्शन आपका है गुलाब सिंह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों का रहने वाला है गुलाब सिंह। जो गुलाब सिंह थे उन्होंने रघुनाथ टेम्पल को बनाया था, तो उन्होंने रघुनाथ टेम्पल ही नहीं और भी बहुत सारे टेम्पल्स को बनाया। जब आप जो वो डोगरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ लोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को वहाँ से मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हिस्टोरिकली जम्मू वाज द सीट ऑफ विच डायनेस्टी? ठीक, जम्मू जहाँ पे आपको आ जाए तो याद रखना डोगरा डायनेस्टी, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम के लिए डोगराज ने जो जम्मू में रूल किया, तो यहाँ पे उन्होंने कहा हिस्टोरिकली जम्मू वाज द सीट ऑफ विच डायनेस्टी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, मौर्य डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, का डोगरा डायनेस्टी है, अफगान डायनेस्टी है। तो याद रखना जो डोगरा डायनेस्टी है
उसको कहा जाता है सीट ऑफ, मतलब हिस्टोरिकली उसको कहा जाता है कि जम्मू की जो सीट है वो डोगरा डायनेस्टी की ही यहाँ पे है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे है। इन द ईयर 1532 अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर, यानी कि 16वीं सदी में कश्मीर में किस बादशाह ने रूल किया। अगर आपने पढ़ा होगा कश्मीर की हिस्ट्री, अगर क्या होपफुली आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो पहले ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ अकबर, दूसरा ऑप्शन है आपका मिर्ज़ा हैदर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन आपका है जहांगीर। याद रखना 16वीं सदी में मुगल्स ने कश्मीर पे चढ़ाई की और उन्होंने जो है वो जो चक डायनेस्टी उस टाइम कश्मीर में रूल कर रही थी, खासकर यूसुफ शाह चक उस टाइम जो वो राजा थे कश्मीर के, तो उन्होंने उसको हराया। देन उसके बाद जब यूसुफ शाह चक हार नहीं मानते थे, जिन्होंने हब्बा खातून के साथ शादी की थी, देन उसके बाद जो यूसुफ शाह चक थे उसको मुगल्स ने उस टाइम अकबर जो थे वो बादशाह थे उसको पकड़ा, अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। देन उसके बाद उनको जो है वो बिहार की एक जेल में रखा गया। देन वहीं पे जो है वो यूसुफ शाह चक जो थे उनकी डेथ वहीं पे होगी। तो उस टाइम जो रूलर थे दैट वाज अकबर। ठीक, अकबर ने जो है वो, सॉरी रूलर तो नहीं, उन्होंने चढ़ाई की कश्मीर पे और कश्मीर को इन्वेड उन्होंने यहाँ पे किया, यानी कि कश्मीर को फतह उन्होंने किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टू वोम डिड ब्रिटिश सेल कश्मीर आफ्टर इट बिकेम द प्रिंसली स्टेट इन मार्च 1846। ठीक, यहाँ पे देख रहे, अगर आप डोगरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ना पड़ेगा और इसके बारे में आप लोगों ने होपफुली पढ़ा भी होगा। याद रखना, देखिए जब मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन ही नहीं पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा और भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जब कश्मीर में जो मतलब सिख डायनेस्टी आई, तो सिख डायनेस्टी ने कश्मीर में ज़्यादा टाइम रूल नहीं किया, उन्होंने अफगान्स को हराया। अफगान्स ने कश्मीर की हालत बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी, बद से बदतर उन्होंने कर दी थी। देन उसके बाद सिख जब आए उन्होंने कश्मीर में रूल किया, उन्होंने ज़्यादा टाइम रूल नहीं किया। देन साथ में उस टाइम ब्रिटिशर्स भी आए, तो ब्रिटिशर्स ने जो वो फिर मतलब कोई वो बहुत लंबी कहानी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। देन उसके बाद जो सिख डायनेस्टी थी उनके बीच में और उसके अलावा जो यहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में वार हुई, सिख वहाँ पे हार गए। देन उसके बाद कश्मीर भी हार गए। देन उसके बाद सिख्स ने उनको जो है वो बोला कि हमें जो वो कुछ पैसे भी चाहिए, 70 लाख के मतलब अराउंड उन्होंने जो वो सिखों से मांगे। देन उस टाइम सिख डायनेस्टी जो थी वो बिल्कुल मतलब ख़त्म होने वाली थी, मतलब ख़त्म होने पर थी, तो वो उनके पास उतने पैसे नहीं थे। देन उसके बाद फिर डोगरा डायनेस्टी ने जो वो उनको 75 लाख दिए और कश्मीर को जब वो उन्होंने लिया। मार्च 1846 था जब जो है आपका, आगे चल के मैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में भी बात करूंगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। देन उसके बाद कश्मीर जो थी वो बिकम मतलब कश्मीर को जो वो फिर जम्मू कश्मीर बन गया, जम्मू भी मिल गया, कश्मीर भी बन गया, फिर जम्मू कश्मीर मिल गया। उससे पहले क्या था, कश्मीर अलग पार्ट हुआ करता था, जम्मू अलग पार्ट हुआ करता था, तो दोनों अलग अलग थे। देन उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 में साइन हुई, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो वो कश्मीर को सेल किया, किसको, डोगराज को। देन उसके बाद फिर डोगरा जो वो जम्मू और कश्मीर में राज करने लगे। तब तक कश्मीर अलग हुआ करता था, जम्मू अलग हुआ करता था। देन उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुई, जब आज़ादी मिली, देन उसके बाद कश्मीर जो था ये एक प्रिंसली स्टेट थी। आगे चल के इस पे भी एक एमसीक्यू है, उस टाइम मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। देन उसके बाद कश्मीर बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देन आर्टिकल 370 साइन हुआ। देन उसके बाद 2019 में आर्टिकल 370 खत्म भी हुआ। तो इस तरह की थोड़ी सी कहानी है। तो ब्रिटिशर्स ने जो कश्मीर को भेजा किसको था, उसमें यहाँ पे आपका ऑप्शंस आपको देखने हैं। तो उसमें ऑप्शंस आपके पास हैं पृथ्वीराज सिंह, गुलाब सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपका मान सिंह, चौथा ऑप्शन आपका हरी सिंह। याद रखना उस टाइम जो थी वो डोगरा डायनेस्टी थी और डोगरा डायनेस्टी के जो उस टाइम किंग थे, महाराजा जो थे वो आपके थे गुलाब सिंह। ठीक, गुलाब सिंह ने साइन किया, उन्होंने जो वो 75 लाख जो वो ब्रिटिशर्स को दिया और कश्मीर को खरीदा, और जो वो कश्मीर को खरीदा और जम्मू और कश्मीर बन गया। देन उसके बाद उन्होंने फिर जम्मू पे भी और कश्मीर पे भी राज किया। देन उसके बाद उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की जम्मू और कश्मीर में, वो आगे चल के हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि उस टाइम ब्रिटिशर्स ने जो वो कश्मीर को भेजा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर को उन्होंने गुलाब सिंह को भेजा 75 लाख में। तो उसके बाद फिर जम्मू और कश्मीर बन गया किस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो 16 मार्च 1846 को साइन हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द अमर महल पैलेस प्लानिड बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट इन 1860 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक। ठीक, जो आपका अमर महल पैलेस है वो किस रिवर बैंक पे यहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, रिवर तवी, रिवर नुब्रा, उसके बाद यहाँ पे झेलम है, उसके बाद आपका है इंडस है। तो याद रखना जो आपका है अमर महल पैलेस जो है इसको 1862 में बनाया गया था। आर्किटेक्ट जो थे वो फ्रेंच के थे। रिवर तवी की जो वो रिवर तवी पे इसको मतलब ये लोकेटेड है रिवर तवी पे, इतना आप याद रख लो, बाकी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। ये सारे महल वहल जो पैलेस वगैरह है ये आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन जब पढ़ लोगे इंशाल्लाह उसमें आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा और सारा कुछ आपको वहाँ से पता चलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Which king of the Jammu and Kashmir is agreed to accede India
इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि कश्मीर जो था वो पहले अलग था, देन जम्मू का पार्ट बन गया, देन उसके बाद जो वो ये मतलब इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि विच किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रीड टू एसीड टू इंडिया इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। चलो पहले ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। राजा हरी सिंह है, राजा अमर सिंह है, उसके बाद राजा रणबीर सिंह है, और उसके बाद यहाँ पे आपका राजा प्रताप सिंह है। देखो इसमें आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको जानना जरूरी है। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा, जब इंडिया आज़ाद हो गया, उस टाइम 565 के अराउंड, हाँ 565 के अराउंड जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक, प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी। बाकी तो चलो बंटवारा हो गया, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी ब्रिटिशर्स ने उस टाइम डिसाइड किया कि प्रिंसली स्टेट जो है, जो उनके महाराजा हैं, वो खुद से डिसाइड करेंगे कि उनको इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। ठीक, उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट्स थी 565, ना वो इंडिया का हिस्सा हुआ करती थी, ना वो जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करती थी। वैसे इंडिया पाकिस्तान तो उस टाइम एक ही था, देन उसके बाद बंटवारा जब हो गया, अलग अलग हो गए, तो प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो 565 थी, वो अलग थी। ठीक, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको हम हक देते हैं कि ये खुद से डिसाइड करेंगे, इनको जो राजा महाराजा हैं वो खुद से डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ठीक, वो उनको अपनी मर्जी है। तो उस टाइम जो मतलब जम्मू कश्मीर था, उसके महाराजा थे आपके हरी सिंह। ठीक, हरी सिंह जो थे वो उस टाइम जम्मू कश्मीर के महाराजा थे। तो उन्होंने जल्दी में फैसला नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है, मुझे टाइम चाहिए, मैं डिसाइड करके आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन जब तक वो डिसाइड करते, आई थिंक अक्टूबर का महीना था, कुछ ही दिन मतलब हाँ अक्टूबर का महीना था, तो जब उन्होंने कहा कि मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है, तो कुछ ही दिन हुए, बीच में जो ट्राइबल्स थे जिनको हम कबाली कहते हैं, तो उन्होंने जब वो मतलब जंग छिड़ गई, तो काफ़ी सारे ट्राइबल्स कश्मीर में आ गए, जम्मू में आ गए, तो बहुत मतलब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब। जब आपने 1947 के बारे में पढ़ा होगा आपको पता होगा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होगी। अब चलो ट्राइबल्स आ गए, बाहर से आ गए, यहाँ पर लड़ने लगे, तो चलो हरी सिंह जो थे वो उस टाइम तो उसको हैंडल कर सकते थे, लेकिन मसला यहाँ पे ये हो, ट्विस्ट ये हुआ कि पाकिस्तान जो था वो उनको सपोर्ट करने लगा। ठीक, हाँ आप चलो इन्वेट कर लो, कश्मीर को हम अपने साथ ले लेंगे। तो जब पाकिस्तान उनको सपोर्ट करने लगा, देखिए एक कंट्री एक ट्राइब को सपोर्ट कर रही है कि आप वहाँ पे जाओ, मार धाड़ कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो जो राजा थे वो प्रिंसली स्टेट्स, उतनी बड़ी स्टेट्स नहीं थी, उतनी डेवलपमेंट नहीं थी, या मतलब उतनी उनके पास फोर्स वगैरह नहीं थी, तो बहुत टेंशन में हो गए। तो इन्होंने क्या किया, हरी सिंह जो थे इन्होंने क्या किया, उस टाइम शेख अब्दुल्ला जो थे, इन्होंने शेख अब्दुल्ला को कहा कि आप चले जाओ, आप जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम हुआ करते थे इंडिया, मतलब थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू और जो शेख अब्दुल्ला थे इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला को कि आप चले जाओ, आप जो वो जो नेहरू हैं, आप नेहरू जी हैं, आप उनसे मदद मांगो, उनसे फ़ौज मांगो, ताकि हम इनसे लड़ सकें। देन उसके बाद इंडिया ने, नेहरू जी जो थे उन्होंने क्या कहा कि हम आपको फ़ौज दे देंगे, लेकिन इन रिटर्न हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी फ़ौज भेजेंगे 1000 2000 लाख 2 लाख फौजी भेजेंगे वहाँ पे मरने के लिए, ऐसा तो नहीं है। तो हमें आपको क्या इन रिटर्न हमें देना है, आपको मतलब जो जम्मू कश्मीर है आपको हमारे साथ रहना है। ठीक, इन्होंने कहा कि ठीक, क्योंकि सिचुएशन ही वैसी थी, इनको उतना टाइम ही नहीं मिला डिसाइड करने। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप ही के साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, ये हम सेपरेट कोई कंट्री नहीं बनाएंगे, हम इंडिया के साथ ही रहेंगे। तो उस टाइम जब वो आर्टिकल 370 साइन हुआ, याद रखना आर्टिकल 370 जो था वो उसी टाइम साइन हुआ। तो आर्टिकल 370 साइन जब हो, उस टाइम जब वो नेहरू जी ने कहा कि कुछ 2-3 सेक्शंस हम रखेंगे, जैसे डिफेंस वगैरह है, सिक्योरिटी वगैरह है, वो हम रखेंगे, बाकी का जो कुछ भी मसला है वो आप खुद देख लोगे। कश्मीर वाले जो है, जम्मू कश्मीर वाले जो है वो खुद देख लोगे, वहाँ का जो भी होगा, राजा महाराजा होगा, वो अपना जो भी होगा वो खुद से देखेंगे। देन आर्टिकल 370 रहा, और उस टाइम ये भी कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर है उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जो एक बनाई गई, जिसमें लगभग 3 से 4 साल लगेंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो लगभग 165 के अराउंड आर्टिकल उस टाइम जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का था वो सेपरेटली बना, इंडिया का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर का सेपरेट था। बस इंडिया जो था वो 2-3 सेक्शन, जैसे डिफेंस वगैरह और भी 1-2 सेक्शंस थे, उनमें इंडिया का कब्जा था। बाकी का जो कुछ भी था वो यहाँ की खुद संभालते थे, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो खुद संभालती थी। देन उसके बाद यहाँ पर अपना प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करता था, बाकी सारा कुछ भी हुआ करता था, प्रेसिडेंट वगैरह भी। देन उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं उसको डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आपको मैंने ये कहानी थोड़ी सी बताई, आपको समझ आ जाएगा। बहरहाल उस टाइम जो राजा थे वो थे आपके राजा हरी सिंह। ठीक, इन्होंने ही कहा कि ठीक है हम इंडिया के साथ रहेंगे, और जम्मू कश्मीर बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 370
साइन हुआ। देन उसके बाद 2019 में 5 अगस्त 2019 को फिर आर्टिकल 370 को मोदी गवर्नमेंट ने फिर टाटा बाई बाई भी कर दिया, हटा दिया उसको, ठीक। देन उसके बाद कश्मीर तो इंटीग्रल पार्ट था ही इंडिया का, तो फिर बाकी जो कुछ भी था आर्टिकल वो सारा कुछ खत्म हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो था उसमें ऑलरेडी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे। तो बहरहाल चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, एक ही क्वेश्चन पे रहेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हरी सिंह रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन। हरी सिंह जी जो थे उन्होंने जम्मू कश्मीर में रूल किया, कब से कब तक किया, ठीक। हरी सिंह जो थे उन्होंने कश्मीर में जो वो ये पहले ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ 1925 टू 1952, 1927 टू 1947, 1925 टू 1948 और चौथा ऑप्शन है आपका 1927 टू 1952। याद रखना जो आपके हरी सिंह थे उन्होंने 1925 से रूल करना स्टार्ट किया 1948 तक, ठीक। 1948 में जब इंडिया आज़ाद हो गया, कश्मीर बिकम एंड या जम्मू कश्मीर बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे अभी कहानी में मैंने बोला। तो ये लास्ट रूलर आपके थे डोगरा डायनेस्टी के, और इन्होंने अपना जो इनका कार्यकाल था इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की, खासकर एजुकेशन वाले सेक्टर में इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। और उसके अलावा खासकर जम्मू में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की, ठीक। इन्होंने एजुकेशन खासकर, अगर हम जैसे मैंने आपको बोला, खासकर स्कूल्स इन्होंने जो वो इनको महाराजा बनाया गया उसी टाइम इन्होंने कहा कि 147 स्कूल्स या 144 के अराउंड इन्होंने कहा कि मैं 144 स्कूल्स को बनाऊंगा, और विद इन 2 to 3 ईयर्स इन्होंने 144 के 44 स्कूल्स को जो वो बना भी लिया, ठीक। ऐसे महाराजा थे और काफ़ी डेवलपमेंट इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में की। जो आपका जो है टेलीग्राम सर्विसेज जो है, ये वो वाला टेलीग्राम नहीं है जो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, वो टेलीग्राम नहीं है। टेलीग्राम सर्विसेज जो थी वो भी इन्होंने ही स्टार्ट करी थी। फ़ोन कॉल सर्विसेज जो थी वो भी इन्हीं के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। तो वो सारा कुछ इन्होंने किया था। जब आप डोगरा डायनेस्टी को पढ़ लोगे तो आप हरी सिंह जी के बारे में पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरह से सारा कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हु वाज फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897। रामबाग सिल्क फैक्ट्री जो थी उसको किसी ने बनाया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे गुलाब सिंह है, रणबीर सिंह है, प्रताप सिंह है और उसके बाद यहाँ पे रंजीत सिंह है। तो याद रखना जो आपकी रामबाग सिल्क फैक्ट्री थी उसको प्रताप सिंह ने बनाया, यानी कि जो आपका सी पार्ट है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, ठीक। सबसे पुराना टेक्स्ट कश्मीर को किसको कहा गया है? पहला ऑप्शन आपका है राजतरंगिणी, दूसरा आपका है नीलमत पुराना, तीसरा ऑप्शन आपका जफरनामा, चौथा ऑप्शन आपका है तवारीख कश्मीर। याद रखना इसमें आप गलती कर लोगे, आप राजतरंगिणी को टिक मार के आ जाओगे क्योंकि आपने पढ़ा कि राजतरंगिणी वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ कश्मीर है। राजतरंगिणी वन ऑफ द ओल्डेस्ट नहीं है। नीलमत पुराना जो आपका है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट बुक को माना जाता है। नीलमत पुराना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स थी, 3 की 4 बुक्स को माना गया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला 3-4 जो उनको डिस्ट्रॉय किया गया, जलाया गया है। देन लास्ट पे आपका नीलमत पुराना रहा, तो इसको कहा जाता है अर्लीस्ट बुक ऑफ कश्मीर, ठीक। राजतरंगिणी को टिक नहीं मारना, नीलमत पुराना को टिक मार के आ जाना, क्योंकि गलती आप यही कर लोगे। राजतरंगिणी जो थी वो इसी से इंस्पायर होकर लिखी गई थी कल्हन के जरिए, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज मेड इन द ईयर। कल वाले एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए 1846 है, दूसरा ऑप्शन है 57 है, तीसरा 47 है, चौथा आपका है 56। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो 1846 में साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो 1846 में साइन की गई थी ब्रिटिशर्स और डोगरा डायनेस्टी के बीच में। ये 16 मार्च 1846 थे, इसमें साइन की गई थी। देन उसके बाद कश्मीर और जम्मू को एक कर दिया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका हु वाज द राइटर ऑफ राजतरंगिणी द रिकॉर्ड द ओल्डेस्ट। चलो ये छोड़ो, आपको राजतरंगिणी का राइटर कौन था, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कल्हन है, जलहना है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है भट्टी काव्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वासुगुप्ता है। कल्हन ने जो है वो राजतरंगिणी को लिखा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने आपको बोला था कि जब आप हिस्ट्री स्टार्ट कर लोगे तो बुक्स के बारे में और खासकर राजतरंगिणी के बारे में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ज़ैनुल आबिदीन रूल्ड बिटवीन। ज़ैनुल आबिदीन ने कश्मीर में कब से कब तक रूल किया? ज़ैनुल आबिदीन के बारे में जब आप पढ़ लोगे, मुगल डायनेस्टी के बारे में जब आप पढ़ लोगे, इन्होंने कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। उस टाइम कश्मीर की सिचुएशन को इन्होंने काफ़ी हाई तक ले। देन उसके बाद जब इनकी डेथ होगी तो काफ़ी सिचुएशन जो वर्स से वर्स होने लगी। तो चलिए बहरहाल वो आपको पता होगा ज़ैनुल आबिदीन ने कब से कब तक रूल किया कश्मीर में? 1130 से लेके 40 तक, 1420 से लेके 60 तक, 1420 से लेके 70 तक, 1430 से लेके 50 तक। याद रखना जो ज़ैनुल आबिदीन आपके थे उन्होंने 1140 से लेके 1170 के बीच में जो है वो लगभग 50 ईयर्स तक कश्मीर में रूल किया। और मैंने आपको पहले भी बोला, इन्होंने जब रूल किया कश्मीर में तो इनके कार्यकाल में कश्मीर की सिचुएशन बहुत हाई थी, काफ़ी डेवलपमेंट इन्होंने कश्मीर की। तो 50 ईयर्स तक इन्होंने कश्मीर में रूल किया। 50 ईयर्स 50 साल राज करना कोई आसान सी बात नहीं होती है। उस टाइम ब्रिटिशर्स की हिम्मत नहीं थी वो कश्मीर की तरफ देखेंगे। तो जब इनकी डेथ होगी तो कश्मीर की सिचुएशन धीरे धीरे
जो है वर्स्ट होने लगी। बहरहाल काफ़ी डेवलपमेंट इन्होंने कश्मीर के लिए की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एज पर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह फार। ठीक, याद रखना मैंने आपको पहले भी बोला 1840 ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में मैंने आपके साथ अच्छी तरह से डिस्कस किया। जब ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की, किस किस के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, गुलाब सिंह जी के बीच में, उस टाइम उन्होंने गुलाब सिंह को भेजा कश्मीर को, किस में, इसके ऑप्शन आपके 75,000 है, 75 लाख है, 75 लाख है, उसके बाद 75 करोड़ है। याद रखना आपका उन्होंने जो कश्मीर को भेजा था वो भेजा था आपका 75 लाख में। वैसे ये क्वेश्चन आने वाला है नहीं, तो आप इसको मान के चल सकते हैं। यहाँ पे शायद कुछ मुझे पीपीटी बनाने में गड़बड़ हुई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अंडर हुज रीजन वाज द हरी पर्वत फोर्ट बिल्ट। हरी पर्वत फोर्ट किसकी रीजन में बिल्ड किया गया था? याद रखना ये आपका जो है ये यहाँ पे आ नहीं रहा है पूरा ऑप्शन, इसको स्किप ही कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द नेम ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीकस। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीकस कश्मीर वैली का मतलब क्या है? ठीक, कश्मीर वैली का नाम क्या यहाँ पे रखा है? ठीक, एंशिएंट ग्रीक जो है उनके हिसाब से कश्मीर वैली का क्या नाम है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कियाशी मिलो कशरत, उसके बाद यहाँ पे कश्मीरिया, उसके बाद यहाँ पे कश्यपमर। ठीक, याद रखना जो ऑप्शन 1 है कियाशी मिलो जो है वो यहाँ पे आपका ग्रीक के हिसाब से कश्मीर वैली का नाम है। ठीक, ग्रीक के अगर आप एंशिएंट बुक्स पढ़ लोगे वहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द कश्मीर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन इज रेप्यूटेड टू हैव ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स ऑफ ज़ैनकल लेक इन द मिडल ऑफ विच लेक इन एट 1444। ठीक, ये जैसे मैंने आपको बोला ज़ैनुल आबिदीन जो थे इन्होंने कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। इन्होंने आर्टिफिशियल लेक्स बनाए, टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए, बहुत सारे कैनाल्स वगैरह को डेवलप किया और बहुत अदर रिलीजियस प्लेसेस को भी बिल्ड किया। मुस्लिम्स के लिए ही नहीं, हिंदूज़ के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे मंदिर को बनाया। तो इन्होंने जो वो 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाया था किस लेक के बीच में? यहाँ पे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, नगीन लेक है, वुलर लेक है, मानसबल लेक है और गंगाबल लेक है आप लोगों का। ठीक, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो वुलर लेक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही आपका आर्टिफिशियल आइलैंड्स के बीच में था। क्योंकि क्वेश्चन जो वो मतलब मुड़ के भी आ जाता है, उसमें उन्होंने बोला था कि मुगल बादशाह ने कौन से जो 2 आइलैंड थे उसको कहाँ पे बनाया था। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि ज़ैनुल आबिदीन ने किस लेक पे बनाया था, तो वुलर लेक पे उन्होंने जो वो 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द जम्मू सिटी इज ऑल्सो नोन एज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। ठीक, जम्मू कश्मीर को जम्मू सिटी को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ फ्लावर्स, सिटी ऑफ पियर्स, उसके बाद सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, अगर आप जम्मू गए होंगे कहीं, आपने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें काफ़ी सारे मंदिर डोगरा डायनेस्टी ने बनाए। क्योंकि डोगरा डायनेस्टी ने पहले जो वो जम्मू में बहुत टाइम के लिए रूल किया, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट को जो है वो या जम्मू सिटी को जो है वो कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। अगर आप गए होंगे कभी, आपने देखा होगा वहाँ पर आपको जगह जगह पर मंदिर देखने को मिलेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इलीगली हैंडेड ओवर बाई पाकिस्तान टू चाइना। ठीक, जम्मू कश्मीर का कितना एरिया पाकिस्तान ने इलीगली जो वो पाकिस्तान को हैंड ओवर किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 5,580 स्क्वायर किलोमीटर, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, 37,000 स्क्वायर किलोमीटर और 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई थी जिसमें काफ़ी सारी टेरिटरीज को इन्होंने एक्सचेंज किया, और इसी बीच लद्दाख के एडजेसेंट एरिया में एक टेरिटरी है जो 5,000 के अराउंड स्क्वायर किलोमीटर, 5,500 स्क्वायर किलोमीटर है। जब आप जियोग्राफी को पढ़ लोगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो वो आई थिंक ग्लेशियर वाली सेक्शन में आप इस चीज़ को पढ़ लोगे, तो वहाँ पे आप पढ़ लोगे तो ये थी 5,500 स्क्वायर किलोमीटर एक जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे एक एरिया था जिसको इन्होंने जो वो पाकिस्तान ने जो वो चाइना को हैंड, हालांकि वो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, वो हमारा ही पार्ट है, लेकिन उन्होंने जो वो पाकिस्तान के कब्जे में था, तो टेरिटरीज एक्सचेंज हुई, काफ़ी सारी टेरिटरीज एक्सचेंज हुई, तो उस टेरिटरी को जो हमारी थी उसको इन्होंने जो वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। ठीक, इन रिटर्न इन्होंने क्या कुछ लिया होगा, बहुत सारी इन्होंने जो वो मतलब आपकी वैली थी वो एक्सचेंज हुई। बहरहाल उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज द ललछन पालकर। ठीक, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो है इसका जो राइट आंसर है आपका वो आपका है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है उसको कहा है लच्छन फलकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। कल वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बोला था, और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बता देना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आगा शाहिद अली है, मलिका पंगराज है, उसके बाद हब्बा खातून है, उसके बाद आपका रजनी रैना है। ठीक, याद रखना जो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर है वो कहा जाता है हब्बा खातून को, जिन्होंने शादी किससे की थी, जो आपकी चक डायनेस्टी के रूलर थे यूसुफ शाह चक, जिनको फिर इन्वेड किया था मुगल्स ने, उनकी डेथ हो गई थी फिर बिहार में, तो हब्बा खातून को कहा गया है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द मुगल रूल 1663 AD। 1663 AD में जब वो मुगल सल्तनत कश्मीर में रूल कर रही थी, उस टाइम जो वो गवर्नर कश्मीर के कौन थे, क्योंकि उस टाइम गवर्नर ही हुआ करता था। ऑप्शन आपके है मोहम्मद बिन कासिम है, दूसरा ऑप्शन आपका है इस्लाम खान है, तीसरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है मोहिद्दीन मोहम्मद है, उसके बाद चौथा ऑप्शन आपका है मियाँ हाथू। याद रखना इस्लाम खान जो थे वो उस टाइम जो थे गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देश आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ज़ैनुल आबिदीन इन द वुलर लेक ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर। कौन सा आइलैंड था, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। इस आइलैंड पे जो वो 3-4 क्वेश्चन आए, क्योंकि जो ज़ैनुल आबिदीन थे उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की और काफ़ी टाइम के लिए जम्मू कश्मीर में रूल किया, इसलिए इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया उसके बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। तो कौन सा आइलैंड था, ऑप्शन है रूपा लेक है, दूसरा ऑप्शन है ज़ैना लेक है, तीसरा है सागर लेक है, उसके बाद चौथा आपका मजूली। याद रखना जो आपका राइट आंसर है वो आपका ज़ैना लेक है। उन्होंने ज़ैना कदल को भी बनाया था, ज़ैना लेक है, ज़ैनुल आबिदीन है, तो यहाँ से मिलता जुलता है आपका ज़ैना लेक जो है ये आइलैंड था जो वुलर लेक पे उन्होंने बनाया। इसके अलावा एक और भी आइलैंड है, उसके बारे में वो कौन सा, वो चेक करके आप कमेंट में बता देना। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ड्यूरिंग अफगान रूल इन 1752 टू 1819। ठीक है, इस टाइम जब वो अफगान रूल के टाइम जब वो फर्स्ट गवर्नर कौन थे कश्मीर के, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है अब्दुल्ला खान अक्कासी है, दूसरा आपका है अहमद शाह है, सॉरी यहाँ हाँ दो ही ऑप्शन है यहाँ पे आपकी। याद रखना इसका जो आपका राइट आंसर है वो अब्दुल्ला खान अक्कासी है, तो इनको एक और नाम से भी जाना जाता है। तो अब्दुल्ला खान अक्कासी जो है वो उस टाइम गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, फर्स्ट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के आफ्टर द अफगान रूल। दिन अफगान रूल को इन्वाइट किया, फिर जब वो सिख डायनेस्टी ने, देन उसके बाद फिर डोगरा डायनेस्टी आई, देन उसके बाद फिर खत्म होगी सारी डायनेस्टी। ये थे आपके 40 MCQ जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, और अगली वीडियोज़ में मैं आपके साथ और भी बाकी MCQs लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।